तो इस हवाले से सूरत हाल ये है कि अभी हम स्टार्ट करते हैं कानून शहादत से। और इसमें आपने मुकम्मल तौर पर अपनी पार्टिसिपेशन जारी रखनी है, क्योंकि कानून जो है ना वो डिस्कशन का नाम है। कानून ऐसे नहीं पढ़ाया जाता कि मैं आपको बताता जाऊंगा या आप सुनते जाएं या आप बताते जाएं तो मैं सुनता जाऊं। तो ये है डिस्कशन का नाम। उसी डिस्कशन में से ही मुख्तलिफ क्वेश्चंस निकलते हैं। जब फिर उन क्वेश्चन को एड्रेस किया जाता है तो फिर हमें समझ आती है कि कानून कहना क्या चाह रहा है। तो कानून शहादत बुनियादी तौर पर जो एक अंग्रेज का बनाया हुआ कानून था, एविडेंस लॉ, जब 1984 में हमारे यहाँ इस्लामाइजेशन के हवाले से एक वेव आई, तो उस वक़्त की हमारी जो हुकूमत थी उसने ये कहा कि हमने तमाम अपने मुल्की कवानीन को इस्लाम के रूह के मुताबिक ढालना है। तो इसलिए उन्होंने दीगर कवानीन में भी अमेंडमेंट्स की और ख़ास तौर पर कानून शहादत में की, और इसको इस्लाम के रूह के मुताबिक करने की कोशिश की। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि जब आपने इस्लाम की सज़ाएँ किसी को देनी है, तो ज़ाहिर है फिर उसको साबित करने का तरीक़ाकार भी, शहादत का तरीक़ाकार भी वो होगा जो दीन ने बताया हुआ है, इस्लाम ने बताया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ वो अमेंडमेंट्स की, कुछ चीज़ें वो डाली जो दीन इस्लाम ने शहादत के हवाले से बयान की, ताकि शहादत का क्राइटेरिया भी वो हो, शहादत की क्वांटिटी भी वो हो, शहादत की क्वालिटी भी वो हो, जो अ, दीन इस्लाम कहता है। और फिर उसकी बुनियाद पर अगर सज़ाएँ देनी है इस्लाम के रूह के मुताबिक, तो फिर सज़ाएँ भी दी जाएगी। ये ऐसे ही आप असूल इसको समझ लें कि आपने अगर मोटरवे पर सफ़र करना है, तो उसके लिए कवानीन मोटरवे के नहीं होंगे, बल्कि सड़क भी मोटरवे जैसी बनानी पड़ेगी। तो जब आपने दीन इस्लाम की सज़ाएँ देनी हैं, तो फिर उस सज़ा देने का जो तरीक़ेकार है, जो आपको शहादत दरकार होगी, जिसने आकर शहादत देनी है, तो वो भी इस्लाम के रूह के मुताबिक होगी। तो इस चीज़ को करने के लिए 1984 में इसमें अमेंडमेंट्स करके, तो इसका नाम जो है वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 रखा गया। अब ये कोई जुर्म सज़ा का कानून नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसीजर है कि किस तरह से किसी भी मुकदमे को साबित किया जा सकता है या जो है उसको गलत साबित किया जा सकता है। इसमें आप देखें, जितने भी दीगर जुर्म सज़ा के कवानीन हैं, वो ताज़ीरात पाकिस्तान हैं या दीगर कवानीन हैं या सिविल के कवानीन हैं, ये मुमकिन है कि किसी शख्स को किसी एक कानून से कभी एक दफ़ा ज़िंदगी में वास्ता पड़ा हो। मसलन अगर किसी ने बैंकों से कर्ज़ लिया है, तो उसे बैंकिंग लॉज़ से ज़िंदगी में कोई एक दफ़ा वास्ता पड़ गया होगा। जिन्होंने नहीं लिया उनको नहीं पड़ेगा। किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया तो उसका वास्ता पीपीसी से पड़ गया, किसी का नहीं पड़ा। इवन सिविल वाली साइड पे चले जाएँ तो किसी का अगर कोई फैमिली का इश्यू है, तो उसका फैमिली लॉ से वास्ता पड़ गया होगा, दीगर कवानीन से नहीं पड़ेगा। मगर किसी भी इंसान का जब किसी भी कानून से वास्ता पड़ता है, तो उसको साबित करने के लिए उसे कानून शहादत से ज़रूर वास्ता पड़ता है। तो इसलिए इसे दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको माँ भी कह सकते हैं कवानीन की, क्योंकि इसके बगैर कोई कानून जो है उसको हम साबित नहीं कर सकते। क्योंकि शहादत जब लाई नहीं जाएगी तो उसको कैसे साबित किया जा सकेगा। पुलिस के लिए कानून शहादत क्यों इतना अहम है? क्योंकि पुलिस का बुनियादी काम जो है वो 2 है। एक वॉच एंड वार्ड है। वॉच एंड वार्ड का मतलब ये है कि पुलिस ने जुर्म नहीं होने देना। इतनी ज़बरदस्त किस्म की वॉच एंड वार्ड हो कि किसी जगह जुर्म ना हो। और नंबर 2, अगर जुर्म हो जाए तो फिर पुलिस का काम क्या है? फिर ये है कि एविडेंस की कलेक्शन। पुलिस का काम किसी को सज़ा दिलवाना या बेगुनाह करना नहीं है। पुलिस का काम वॉच एंड वार्ड है और एविडेंस की कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कौन सी एविडेंस कलेक्ट करनी है जिसको हम अदालत में जाकर पेश करें
तो अदालत उसको वेटेज दे। ऐसा ना हो कि हम एक एविडेंस लेकर अदालत में पहुंच जाएं और अदालत आगे से कहे जी इसकी तो कोई एविडेंटरी वैल्यू ही नहीं है या इसकी वैल्यू कम है, और उसकी बुनियाद पर हम वो मुकदमा साबित ना कर सके। तो इसलिए, क्योंकि पुलिस का बुनियादी काम कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, इसलिए उन्हें ये एविडेंस कलेक्ट करनी है, और इसके बारे में पुलिस को पता होना चाहिए कि किस किस्म की एविडेंस हमने कलेक्ट करनी है जिसकी अदालत में वेटेज है। तो ये सारा कुछ जो है ये हमें कानून शहादत पढ़ने से पता चलता है। इसमें बताया गया है कि कौन शहादत दे सकता है, शहादत कितनी किस्म की हो सकती है, वाकया तनकी तलब क्या है, वाकया मुतलका क्या है, कौन से वाकयात मुतलका हैं जिनके ऊपर शहादत लाई जा सकती है। कानून शहादत का एक बहुत बड़ा पोर्शन, कम से कम 50 आर्टिकल्स का, जो इससे मुतल्लिक है कि वाकयात मुतलका कौन कौन से। ज़बानी शहादत क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, बारे सबूत क्या है, बारे सबूत किसके ऊपर होता है। अदालत में जब एक कोई शख्स शहादत देने के लिए पेश होता है तो उससे कितने किस्म के सवालात किए जाते हैं, अ, बयान क्या है, जिरा क्या है, जवाबुल जवाब क्या, वो क्या है। इसी तरह यादाश्त कब ताज़ा की जा सकती है। इसी तरह ये भी है कि गवाह के एतबार पर इतराज़ कब किया जा सकता है, और मॉडर्न डिवाइसेस से मुतल्लिक 164 जो है वो उसको बयान करता है। तो अब जो मैं समझता हूँ वो तो ये है कि आप के जो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो तो ठीक बात है, और जहां पर आपको कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है कि उसको हमें सवाल के जरिए से हम कोई चीज पूछना चाह रहे हैं, तो आप सवाल करते जाएं। काशिफ साहब भी मेरे साथ हैं, काशिफ भट्टी साहब, मैं भी हाजिर हूँ। तो कोशिश करेंगे कि उसका जो मुनासिब जवाब हो वो हम आप तक पहुंचा दें। तो ये जितनी बात मैंने की है इससे मुतल्लिक कोई सवाल या आपके ज़हनों में कानून शहादत से मुतल्लिक दीगर जो भी सवाल है या सवालात हैं, वो आप कर सकते हैं। सर फैक्ट इन इशू और रेलेवेंस फैक्ट में क्या फर्क है सर? जी, ज़रा दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट में क्या फर्क है सर? जी, यही बुनियादी जो जिसे कहना चाहिए ना कानून शहादत का जो एसेंस है, जिसे हम कहते हैं ना रूह है, वो यही है कि रेलेवेंट फैक्ट कौन सा है या रेलेवेंट फैक्ट किसे कहते हैं। और इसी तरह जिसको उर्दू में हम कहते हैं वाकया तनकीद तलब, ये मैं आसान कर रहा हूँ ताकि सब दोस्तों को समझ आ जाए। वाकया तनकीद तलब और वाकया मुतलका, क्योंकि हम ज्यादातर उर्दू में ही पढ़ रहे होते हैं। तो वाकया तनकीद तलब क्या है और वाकया मुतलका क्या है, इसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं वाकया तनकीद तलब को, और वाकया मुतलका को हम कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट। अच्छा, वाकया तनकीद तलब क्या है या फैक्ट इन इशू क्या है। मैं कानून शहादत की बात नहीं करता, मैं एक जनरल बात आपसे करता हूं कि आपके दोस्तों के दरमियान अगर कोई मसला पैदा हो जाए, कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए, तो हम क्या कहते हैं सबसे पहले आकर के, यार तुम्हारा असल इशू क्या है वो तो बयान करो। तो ये वो इफेक्ट इन इशू है किसी भी मुकदमे में, किसी भी केस में। जो असल मुद्दा होता है उसको हम कहते हैं वाकयात तनकीद तलब या फैक्ट इन इशू। यानी पूरे मुकदमे के अंदर वो कौन सा मामला है जिसको हल किए बगैर मुकदमा हल नहीं होता। मसलन एक कत्ल हो गया, अब इसमें वाकया तनकीद तलब क्या है। वाकया तनकीद तलब ये है कि क्या ये वाकया कत्ल हुआ भी है या नहीं है, कहीं इसकी तबई मौत तो नहीं हो गई। अगर ये कत्ल हुआ है, नंबर वन ये होगा वाकया तनकीद तलब। दूसरे नंबर पर होगा कि जिस पर इल्जाम है क्या ये कत्ल उसी ने किया है
ऐसा तो नहीं है कि मुदई जो खुद मुदई बना बैठा, हो सकता है कातिल ही वो। और जिस आले से ये कत्ल किया गया, मसलन अगर ये कहा गया कि ये जो है ये खंजर से कत्ल किया गया है, तो वाकया ये उसी खंजर से कत्ल किया गया है जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है। यानी वो जो हम फोरेंसिक सारी करवाते हैं वो फिर आगे वाकयात मुतल्लिका चल पड़ते हैं। तो ये 3 चीजें इस कत्ल में देखी जाएंगी कि क्या ये कत्ल हुआ भी है, इसको हम वाकया तनकी तलब कहेंगे, क्योंकि इसको हल किए बगैर हम किसी को सजा नहीं दे सकते। नंबर 2 कि जिस पर इल्जाम है क्या वाकया उसी ने कत्ल किया है। और नंबर 3, जिस तरीकेकार के तहत बयान किया जा रहा है क्या वाकया उसी तरह से कत्ल हुआ है। तो जब ये 3 चीजें साबित हो जाएंगी तो मुकदमा साबित हो जाएगा। बाकी कहानियां होंगी, हमारे इनसे इख्तलाफ थे जी, हमारे बाप को इसने कत्ल किया हुआ था, हमारी वट का मामला था जमीन की। ये जो सारी दीगर बातें हैं, ये अगर साबित हो जाएंगी तो ये रेलेवेंट फैक्ट में कहलाएंगी। अगर नहीं होंगी तो अगर वाकयात तनकी तलब साबित हो गए हैं तो मुकदमे का फैसला हो जाएगा। और अगर ये वाकयात तनकी तलब ही साबित नहीं होता, जो असल इशू है फैक्ट इन इशू, वही हल नहीं होता, तो ये मुकदमा कभी भी हल नहीं होगा। तो फैक्ट इन इशू वो चीज है जिसको हल किए बगैर मुकदमा जो है वो अपनी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। अब फैक्ट इन इशू को साबित करने के लिए जिन दीगर सपोर्टिव एविडेंस की जरूरत होगी उनको कहते हैं वाकया मुतलका या रेलेवेंट फैक्ट। अब जब हमें यह साबित करना है कि क्या जिस शख्स के मुतालिक ये कहा कि वाकया ये जो कत्ल है ये कत्ल ही है या तबई मौत है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये जाहिर है हमें डॉक्टर्स बताएंगे। तो वो जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है वो कहलाएगी वाकया मुतलका, क्योंकि वो वाकया तनकी तलब को साबित कर रही है या उसको निगेट कर रही है। इसी तरह मैंने जो दूसरी मिसाल आपको दी थी कि फिर ये पता करना कि जिस शख्स पर इल्जाम है क्या वाकया उसी ने ही कत्ल किया है, तो उस पर इल्जाम यह है कि इसने एक खंजर से कत्ल किया। अब उसने कुछ 10 दिन पहले वो खंजर एक दुकानदार से खरीदा। अब उस दुकानदार की जो एविडेंस आएगी कि मेरे से जी इसने 10 दिन पहले ये खंजर खरीदा है, तो ये साबित करेगा कि ये खंजर जो है ये उसी शख्स की पोजेशन में था जिसने कत्ल किया है। तो वो जो उस दुकानदार की एविडेंस आएगी वो वाकया मुतलका होगी, क्योंकि वो साबित कर रही है वाकया तनकी तलब को। इसी तौर मैंने ये बताया कि फिर जो मॉड है वो भी साबित करेगा कि क्या वाकया जिस तरीके कार के तहत कत्ल, मिसाल के तौर पर अगर कहा जा रहा है कि इस शख्स ने जहर से कत्ल किया है, जहर देकर मारा है या किसी फायर आर्म वेपन से मारा है, तो क्या वो फोरेंसिक्स की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो जब उससे मैच करके आएंगे तो वो जो फोरेंसिक की रिपोर्ट्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वो वाकया मुतलका होंगी, क्योंकि वो वाकयात मुतलका वाकया तनकी तलब को साबित, रेलेवेंट फैक्ट साबित कर रहे हैं फैक्ट इन इशू को। तो ये 2 चीजें हैं, इन्हें इनके बगैर मुकदमे का हल नहीं होगा। जब तक हम वाकया तनकी तलब को, जिसको दूसरे लफ्जों में फैक्ट इन इशू कहते हैं अंग्रेजी में, उसको साबित नहीं करेंगे, और उसको साबित करेंगे हम रेलेवेंट फैक्ट्स के जरिए से, वाकयात मुतलका के जरिए से। तो वाकयात मुतलका वो वाकयात होते हैं जो कि आपके वाकया तनकी तलब को या उसको फैक्ट इन इशू को साबित कर रहे होते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, और इनकी रेलेवेंसी भी ज़रूरी है और इनकी अहमियत कानून शहादत में बहुत ज़्यादा। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो ठीक सर है, मेरे इसको चलेगा। अगर कोई और सवाल है सर मेरे 3 सवाल हैं जी जी। काइंडली। सबसे पहले ये है कि जो कानून शहादत है ये फैमिली लॉज और सालसी में क्यों नहीं यूज हो सकता, पहला। दूसरा, प्ली ऑफ एलिबाई हमें समझा दें। और तीसरा सर एक लफ्ज है मुझे सही तरीके से याद नहीं, हमारे पेपर में भी वो एक क्वेश्चन आया था
जस्टिफाई शायद इस तरह को, हाँ वो इस तरह का कोई ये रूल है, ये समझा मुझे। जी, आपका पहला सवाल जो था वो ये था कि क्या कानून शहादत सालसी में फैमिली लॉज और सालसी में यूज क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं लग सकता? हाँ जी, क्योंकि ये सर जो जी जी ये जो कानून शहादत पड़ा था उसके शुरू में ही है कि ये फैमिली लॉज और सालसी में यूज नहीं हो सकता, ये चीज है। अच्छा, इसमें ना एक बात आपको मैं बता दूं कि कानून शहादत जो है ना, ये शहादत से मुतल्का है, और शहादत सिर्फ अदालत ले सकती है। शहादत कौन ले सकता है? अदालत। अदालत। अदालत में आपने साबित करनी है ना शहादत। आप पुलिस ने बिल्कुल शहादतें इकट्ठी करनी है, उसको साबित करना अदालत ने। अच्छा, जी, इसी बिल्कुल तरह जितने भी चाहे फैमिली लॉज हैं, फैमिली लॉज में भी शहादतें दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक खातून ने अपने जहेज सामान का मुकदमा किया हुआ है तो वो अपनी रसीदात देती है, ठीक है, बिल्कुल जी जी। तो वो शहादत ही है। तो शहादत सिर्फ अदालत ले सकती है। अदालत से बाहर जब कोई भी मामला होगा, जिस तरह से सालसी फैसला जाता है, तो जो सालस है वो जज नहीं है, ठीक है सर। तो जज के अलावा अदालत के अलावा कोई शहादत नहीं ले सकता। तो इसलिए सालसी के जो मामलात होते हैं उनमें शहादत, कानून शहादत नहीं अप्लाई किया जा सकता, ठीक क्योंकि है वो लोग कानून से वाकिफ ही नहीं है। जो ठीक सालस है होगा वो तो कोई पिंड का नंबरदार हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा बंदा भी हो सकता है, कोई अनपढ़ भी हो सकता है। जी। तो इसलिए सालस शहादत लेने का अहल नहीं है। तो जब अहल ही नहीं है तो फिर कानून शहादत भी उसके ऊपर लागू नहीं होता। सालस ये नहीं करता है कि जब कोर्ट उसे ये हुक्म देती है कि आपने कुछ सालसी करनी है, और सालसी भी जो है वो दोनों फरीकैन जब राजी होंगे अदालत में ठीक है आकर, वो दोनों फरीकैन ये कहेंगे कि हम फलां शख्स को सालस चुनते हैं, वो जो हमारा फैसला कर दे हम उस पर एग्री करेंगे। सही। जब वो सालस फैसला कर देता है तो वो फैसला अनाउंस नहीं कर सकता, वो फैसला लाकर अदालत में जमा कराएगा। अदालत उसको इंडोर्स और कर फिर देगी कि अदालत। ठीक है, अदालत उसको इंडोर्स कर देगी कि ठीक है, ये जो फैसला करके आया है ये दोनों की रजामंदी से हुआ है, लिहाजा इसको अदालत जो है वो अपना रूल ऑफ कोर्ट बनाती है, वो अपना फैसला सुना देती है। तो इसलिए सालस शहादत नहीं ले सकती। प्ली ऑफ एलिबाई। जी, प्ली प्ली ऑफ ऑफ एलिबाई। एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई ये आपको काशिफ साहब बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप जो प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं, इसका आप उर्दू में समझे कि एक जो मौका वारदात है या वकूआ है, वहां से एक बंदे का गैर हाजिर होना या गायब पाया जाना। प्ली ऑफ एलिबाई जो है, हम जैसे आपका एक इल्जाम है कि आपने जो है एक फलां वकूआ में शामिल हैं, लेकिन आप उस वक्त की आप अपने पोस्ट पर हाजिरी शो कर देते हैं कि मैं फलां पेट्रोलिंग पोस्ट पर था या अपनी बीट पर मैं गश्त कर रहा था, तो उस वक्त आपकी प्ली ऑफ एलिबाई साबित हो जाएगी कि अपने आप को एक मौका से दूसरी जगह पर जो है वो शो कर देना। जो ये इसको प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। और प्ली लेना के मतलब मौकफ अख्तियार करना। तो आम मुकदमात में कई लोग जो हैं वो ये मौकफ अख्तियार करते हैं कि मैं फलां वकूआ पर मौजूद नहीं था, तो फिर उसमें जो है तफ्तीश जो है उसको तफ्तीशी जो है वो उसको साबित करता है कि ये अगर था या नहीं था। वो आदमी जो है जो प्ली ऑफ एलिबाई लेता है, जो प्ली लेता है, वो अपने आप को साबित करता है कि मैं गायब था वहां से, और तफ्तीशी जो है वो कोशिश करता है कि इसको वहां हाजिर शो करे। ठीक है जी, क्लियर हुई बात है? जी सर, एक और जी वो सर। लफ्ज बोला था जो आर्टिकल 17 बताएं सर, आर्टिकल 17। जी 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 भाई, क्लियर हुआ? ये जी एलिबाई जी तो क्लियर हो गया तो अच्छा, दूसरा प्ली ऑफ सर। एलिबाई में ना आपने एक और चीज भी ध्यान में रखनी है। जो प्ली का मतलब तो यही है कि आपने एक उजर ले लिया। प्ली ऑफ रेस्ट एलिबाई के गेस्ट है, आप वहां पर रेस्ट गेस्ट है। जब वकूए के जो मौका था वहां पर मौजूद नहीं थे, अब आपने ये प्ली ली, तो जब आपने ये प्ली ली तो फिर ये आपको साबित करना पड़ेगा कि आप वहां पर मौजूद नहीं थे। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ फिर बर्डन ऑफ आपके प्रूफ ऊपर आ में। जाएगा।
जी, ये फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर आ जाएगा कि आपने ये फिर साबित करना होगा। आप मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मैं तो कराची में था, तो आपको अपने कराची में साबित करना पड़ेगा कि आप कहेंगे जी मैं बिहाड़ी में नहीं हूँ, मैं उस वक्त कराची में मौजूद था, मैं बजरिया रेल गया था या मैं बजरिया अपना जहाज गया था, आप उनके टिकटें ला कर देंगे, दीगर चीजें जो भी वहां पर लोग मौजूद थे उनकी एविडेंस देंगे। तो ये फिर साबित आपको करना पड़ेगा प्ली ऑफ एलिबाई में कि आप वहां पर मौजूद नहीं। सर ये तो थोड़ा रेस्ट एडमिशन जो है और ये कन्फेशन के बारे में बता दें। जी रेस्ट करें मतलब क्या कह रहे हैं? जी दोबारा से क्वेश्चन करेंगे, नहीं समझ आई। सर ये रेस्ट जस्टाई जो रूल है इसके बारे में क्या सकता है? क्या चीज पर रेस्ट जुड़ेगा। नहीं होता। सर आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं कानून शहादत की। सर ये बाद में देख लेंगे, फिर आप ये थोड़ा एडमिशन और कन्फेशन के बारे में बता दें सर ना। जी जी अच्छा, आप अभी आर्टिकल, एक तो आर्टिकल आपने बताया कौन सा? सर आर्टिकल 19 कह रहे हैं जिसमें रेस्टलेस गाय का यूज होता है ना वो। जी जी अच्छा, तो दूसरा आप एडमिशन कन्फेशन। आर्टिकल 30। ये जो एडमिशन और कन्फेशन की बात आप कर रहे हैं ना, ये आप आर्टिकल 30 की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी सर। जी अच्छा, इसमें सूरत हाल ये है कि एडमिशन को बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि ये सिविल के मुकदमात में होता है, और जो कन्फेशन है वो होता है आपके फौजदारी मुकदमात में। एक तो इसका बुनियादी फर्क ये समझ लेना, एडमिशन आपका होता है सिविल मुकदमात में और कन्फेशन होता है आपका फौजदारी मुकदमात। अच्छा, अब एडमिशन क्या है? एडमिशन जब भी आप किसी सिविल मुकदमे में आप या तो कोई अपना राइट छोड़ रहे होते हैं या दूसरे को राइट को तस्लीम कर रहे होते हैं। मसलन एक शख्स ने आकर मुकदमा किया कि फलां शख्स ने मेरा 1 लाख रुपया देना है। अब वो जब फलां शख्स अदालत में आएगा तो वो क्या कहेगा? वो या तो ये कहेगा कि मैंने नहीं देना, या वो एडमिट करेगा कि हाँ जी मैंने देना है। अगर तो वो ये एडमिट कर लेता है जी मैंने देना है, तो मुकदमा फौरन अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। एडमिशन का ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो ज़बानी भी हो सकता है, वो तहरीरी भी हो सकता है, प्लस उसमें या तो कोई अपना हक छोड़ना होता है या दूसरे के हक को तस्लीम करना होता है, और तीसरा ये है कि इसके बाद मुकदमा फौरन अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाता है। और इसी तरह जो कन्फेशन है, कन्फेशन फिर जो है वो आपको जैसे मैंने बताया कि वो होता है आपका फौजदारी मुकदमात में, कि कन्फेशन में आपने ये कन्फेस किया कि मैंने फलां जुर्म किया है, मगर कानून यहाँ पर सिर्फ कन्फेशन को इसी हद तक तस्लीम नहीं कर लेता, वो फिर ये कहता है कि उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस भी कलेक्ट करना जरूरी है। जब सपोर्टिंग एविडेंस उसके उसके इकबाल के साथ मिल जाएगी, उसके कन्फेशन के साथ मिल जाएगी, तो फिर उसके कन्फेशन को दुरुस्त तस्लीम कर। मिसाल के तौर पर अगर एक ड्राइवर अपने बॉस को लेकर जा रहा है और उससे कोई गलती हो गई है और कोई नुकसान हो गया है, तो उस वक्त गाड़ी जो है वो मालिक खुद चला रहा है और कन्फेशन कर ले ड्राइवर, तो ये तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। तो इसलिए इसके साथ साथ फिर सपोर्टिंग एविडेंस होना भी जरूरी है। सिर्फ कन्फेशन के बुनियाद के ऊपर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, उसके साथ साथ जरूरी है कि सपोर्टिंग एविडेंस भी हो। सर एडमिशन क्रिमिनल केसेस में नहीं हो सकता? एडमिशन जो है क्रिमिनल केसेस में इसका कोई इतलाक नहीं होता? एडमिशन जो है ना, ये आप लफ्ज से ही समझे ना। एडमिशन का मतलब क्या है कि आप कुछ कोई चीज एडमिट कर रहे हैं, कोई तस्लीम कर रहे हैं, ठीक है। और कन्फेशन क्या है? किसी जुर्म को कन्फेस कर रहे हैं, किसी
जुर्म का गुनाह जो है उसको आप कन्फेस कर रहे हैं। सर तो ये एडमिशन फिर दोनों सिविल लफ्जों मुकदमा में ही आपको इनकी वजाहत हो रही है। सर एडमिशन फिर सिविल मुकदमात में होगा। जी जी, सिविल सिविल। यानी आपने किसी दूसरे का हक तस्लीम में कोई दो भाई हैं, वो कहते हैं जी जमीन मेरी थी, तो वो एडमिट कर लेते एक भाई के जनाब ठीक है वाकया ये इसी की थी। किसी ने कहा जनाब हमने कर्जा दिया हुआ था वापस नहीं मिला, दूसरे ने आके कहा जी ठीक है मेरे से गलती होगी मैं नहीं दे सका। तो या तो उसने क्या कर रहा है, वो अपना राइट छोड़ रहा है और दूसरे के हक को तस्लीम कर रहा है। जी सर ये क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जैसा कि हम पंजाब हाईवे पेट्रोल में ड्यूटी कर रहे हैं, तो दौरान ड्यूटी कोई थेफ्ट हो जाता है, रॉबरी या डकैती हो जाती है, तो मौके पे पहुंच के कानूनी शहादत के हिसाब से कौन से सबूत इकट्ठे करने होते हैं और किस आर्टिकल के तहत? जी, असल में जितने भी आपके वाकयात मुतलका है ना, ये वही वाकयात हैं जो आर्टिकल 18 से लेकर आपने आर्टिकल तकरीबन जो है ये 64 तक जाते हैं। 18 से लेकर 64-65 तक ये वो आर्टिकल बताए हुए हैं कि आपने किस तरह की शहादत इकट्ठी करनी है और कौन सी शहादत इकट्ठी नहीं करनी। आर्टिकल 18 में शुरू होता है कि वाकयात मुतलका कौन से हैं, डायरेक्ट शहादत कैसे लेनी है, प्ली ऑफ एलिबाई भी यहीं पे आ जाता है। अच्छा, दबाव के जरिए आप क्या किसी से एडमिशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। इसी तौर क्या पुलिस की हिरासत में दिया गया बयान जो है वो काबिल कबूल है, क्या पुलिस की सामने दिया गया बयान जो है सर मेरा क्वेश्चन है इस बारे में। जी जी सर जो पुलिस के सामने बयान दिया जाता है 161 का, सर इसमें जी जी क्या जो मुद्दई पार्टी होती है उसके भी बयान इसी के तहत रिकॉर्ड होते हैं? पहला सवाल। दूसरा सर, जब ये नाकाबिले दखाल शहादत है 161, तो फिर ये पुलिस रिकॉर्ड क्यों करती है? जी। अच्छा, अब पुलिस के पास बयान रिकॉर्ड करने का और अख्तियार कोई नहीं है, पुलिस इसी सेक्शन के तहत बयान रिकॉर्ड करती है। इसकी वैल्यू मौजूद है, इसकी वैल्यू तब नहीं होती जब इसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस नहीं होती है। जब इसको सपोर्ट कर रही होती है, जो एविडेंस इकट्ठी की गई होती है, तो फिर इसकी एविडेंटरी वैल्यू बिल्कुल कानून शहादत में मौजूद है। हमने ये बात एक बना लिया कि 161 की बयान की अहमियत नहीं है। 161 के बयान की बिल्कुल अहमियत है, लेकिन उसके साथ साथ सपोर्टिंग एविडेंस होनी चाहिए। सर माल मुकदमा तो प्राइमरी एविडेंस सर मैं एक और इसमें काइंडली ऐड करना चाहेंगे आप इसमें 161 में? दोबारा से समझ नहीं है सर। जी मतलब सर 161 को दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, वो आवाज कट गई थी अब। जी जी 161 का बयान जो है ना बेटा, ये बुनियादी तौर पर जब पुलिस कोई भी बयान रिकॉर्ड करती है किसी का भी, तो वो इसी 161 के तहत ही करती है। अच्छा, सीआरपीसी के तहत पुलिस ने जब भी कोई बयान रिकॉर्ड करना है तो वो 161 के तहत ही करेगी। अब कहाँ 161 का बयान जो है उसकी अहमियत नहीं रहती, वो वहां रहती है नहीं रहती जहां पर उसको सपोर्ट करने के लिए कोई दीगर पुलिस ने शहादत इकट्ठी ना की हो। सिर्फ अगर 161 के बयान के ऊपर ही पेश करके मुकदमा का फैसला करवाया जाएगा तो कोई भी अदालत उस 161 के बयान को तस्लीम नहीं करेगी। मगर अगर उसके साथ दीगर जो एविडेंस है वो बरामदगी इकट्ठी वगैरह की की गई। जी जैसे सर को बरामदगी वगैरह करते हैं, कोई वेपन की मर्डर के दरमियान जो जी जी वो बरामदगी आपका करते जो हैं। कानूनी शहादत का आर्टिकल 40 है ना, आर्टिकल 40 आपको यही बताता है कि
अगर आपने 40 के तहत कोई बरामदगी की हुई है तो फिर पुलिस के रूबरू दिया गया बयान भी जो है वो काबिल अदखाल शहादत है। आर्टिकल जी जी 38 और आर्टिकल 39 ये बताता है कि पुलिस की हिरासत में या पुलिस के रूबरू दिया गया बयान जो है वो काबिल अदखाल शहादत नहीं है। मगर आर्टिकल 40 बताता है कि अगर आपने बरामदगी कर ली है तो फिर वो जो दिया गया बयान है उसकी एविडेंटरी वैल्यू है। तो यही बात मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि जब शहादत इकट्ठी हो जाएगी स्पोर्ट में और वो मुकम्मल तौर पर स्पोर्टिव एविडेंस होगी तो फिर पुलिस के सामने दिया गया बयान भी उसकी भी कानूनी शहादत में अहमियत बयान की गई है। सर आर्टिकल 46 प्लीज डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में वजाहत कर दें, ये बड़ा कंफ्यूज डाइंग था। डिक्लेरेशन है, आपने खुद ही बता दिया। डाइंग डिक्लेरेशन ये है कि अगर कोई भी शख्स मरने से पहले अपनी मौत की वजह बयान करके मरे तो वो, अब देखें, अदालत तो ये कहती है कि जिसने भी बयान देना है वो अदालत में आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराए, ठीक है। मगर एक शख्स है वो अपना बयान देकर फौत हो जाता है तो वो जो फौतशुदा शख्स है वो तो अदालत में नहीं आ सकता। मगर फिर भी आर्टिकल 46 में ये बयान किया गया है कि वो जो मरने वाला शख्स है वो जिसके सामने ये बयान देकर मरा है वो शख्स आकर अदालत को बता सकता है कि मरने वाला शख्स ने अपनी मौत की ये वजह बयान की है। और डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सिर्फ अपनी मौत की वजह बताने से मुतल्लिक है कि अगर कोई शख्स अपनी मौत की वजह बयान करके मर जाए तो बाद में जिसके सामने भी उसने ये बयान दिया हुआ है वो शख्स आकर अदालत को बता सकता है कि इसकी मौत की वजह क्या थी। इसमें इसमें अमूमी सिर्फ तौर पर ये समझा मौत जाता है की कि जो वजह शख्स, बयान हो सकती है और कोई चीज नहीं है। जी इसमें सिर्फ मौत की वजह के बयान है और कोई चीज नहीं है। जी जी जी, और नहीं, और नहीं। सर एस्ट्रोपिल के बारे में बता दें। ये बाकी अब आपको काशिफ साहब बयान करेंगे आगे। ये आगे कुछ सवाल है सर, ये सर एस्ट्रोपिल के बारे में, एस्ट्रोपिल के बारे में। एक मिनट मैं मुझे अच्छा जी, आप एक पूछ रहे थे स्टेपल का जी। जी जी सर एस्ट्रोपिल के बारे में। हाँ, ये आप अदालत में एक दफा जो मौकफ अख्तियार कर लेते हैं ना वो दोबारा जो है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। आपने जी एक दिन कह दिया कि जी मैं जो है अपनी पेट्रोलिंग पोस्ट पर जो है वो फलां मौका पर जो है वो अपनी बीट पे गश्त कर रहा था, मैंने फलां मुलजिम को पकड़ा है। बाद में आप ये कह दें कि मैं इस मुलजिम को जानता ही नहीं या मैंने ये, आप ये उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो आपने एक दफा अदालत में बयान कर दिया वो आप उसको आपको स्टॉप किया गया उससे कि आप दोबारा उसके अगेंस्ट में मौकफ में नहीं जाएंगे। ठीक होगा जी, मुख्तसर सी बात ये जी बेहतर सर है। बेहतर। हाँ, इसी तरह आप जो वो पहले जो पूछ रहे थे ना, वो पता नहीं आपने क्या लफ्ज बोला था, वो असल लफ्ज है रेस्ट्रो रेस जुडिकेटा, ठीक है। रेस्ट हाँ, ड्यूटी। रेस जुडिकेटा का मकसद मतलब ये है कि एक ही मैटर पर एक अदालत में दो दफा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब आज आज मर्डर हो गया है जो है वो एक दफा फैसला हो गया उसका, साल बाद मुदई फिर आ जाए कि जी मैं अब दोबारा फैसला इसका करवाना है, वो दोबारा नहीं। एक एक मुकदमा अदालत में एक मैटर जो है एक ही बार सुना जाएगा, ये रेस जुडिकेटा है। ठीक है जी। जी सर हाँ, ठीक होगा जी, दोनों टर्म समझ जी। जी सर बेहतर हो गया। सर ये बता रहे हैं थोड़ा वो चीफ इन एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन तो भी क्रॉस। और ये मैं बताता हूँ आपको। ये आप नहीं, अगर आपके पास वो है कानून शहादत की किताब है ना तो आप उसका आर्टिकल मेरे ख्याल 132 है कल, ठीक है जी। अच्छा, इसमें इसमें जो है आर्टिकल 132 में इसने जो है वो दो तीन चीजें बताई हैं।
ठीक है जी। इसमें जो ज्यादा है वो इसका आप जो अदालत में बयान होता है उसको हम अदालती टर्म में एग्जामिनेशन बोलते हैं। एग्जामिनेशन वैसे तो आप इम्तहान को कहते हैं, लेकिन अदालत में जो शहादत हो रही है उसको भी हम क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब उसकी जो है वो वहां पर जो है आर्टिकल 132 में 2-3 किस्में दी गई हैं। उसमें क्या है, एक है अपने जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि सबसे पहले जो है वो फर्ज करें आपने जो है एक आप मुकदमा कायम किया, उस मुकदमा में जो मुद्दई है आपने उस मुद्दई का बयान करवाया। अब तरीकाकार क्या है इसमें, तरीकाकार यह होता है कि आप जिसे प्रोसिक्यूटर कहते हैं या सरकारी वकील कहते हैं, ठीक है, वो आपका जो है मुद्दई का इब्तदाई बयान लेता है। यानी कि वो मुद्दई को पूछता है कि आपके साथ क्या वाकया हुआ। मुद्दई कहता है जी कि मैं फलां जगह पर जा रहा था, वहां पर जो है वो फलां मेरे सामने फलां आदमी आया है, उसने आके मेरी नकदी छीन ली, मोबाइल छीन लिया और जो है वो फरार हो गया। ये उसने अपना बयान दिया है और ये इसका जो है वो प्रोसिक्यूटर इसका बयान जो है अदालत में रिकॉर्ड करा देगा। इसको हम कहते हैं चीफ एग्जामिनेशन। ठीक है जी। जी सर। समझ आ गई जी बात। अच्छा, अब जो है इसका चीफ एग्जामिनेशन या इसको आप या इब्तदाई बयान कह लें, तो उसके बाद जो है सेकंडली जो है वो उस पर जो है मुखालिफ वकील जिरा करता है। यानी कि पहले ये मुद्दई के वकील ने या सरकारी वकील ने बयान ले लिया। ये जो सरकारी वकील होता है या प्रोसिक्यूटर होता है वो भी मुद्दई का वकील ही समझा जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से होता है। अच्छा, अब जो मुखालिफ वकील जो है वो जो बयान होता है उससे लेता है, जो मुद्दई से पूछता है, सवालात पूछता है, गवाह से पूछता है, वो उनको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। पहला बयान चीफ एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। या इसमें एक और बात आ जाती है कि अगर कभी कोई जो है वो जो पहला फरीक जिसने बयान लिया है, चीफ एग्जामिनेशन लिया है, उसको कोई वजाहत देनी अदालत में जरूरी हो, तो वो दोबारा जो है वो चंद एक सवाल करके उसकी वजाहत देता है, उसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है जी। ये तीनों चीजें जो है एग्जामिनेशन की आपने जी याद बिल्कुल। रखी। चीफ एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, या इसमें कभी कभार री एग्जामिनेशन आ जाता तो थोड़ा लीडिंग क्वेश्चन के बारे से बता दें। कौन सा जी? लीडिंग क्वेश्चन है। लीडिंग लीडिंग क्वेश्चन होते हैं जो आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। वो चीफ एग्जामिनेशन में जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो जो सरकारी वकील है या जो चीफ एग्जामिनेशन ले रहा है, जो वकील जो है वो चीफ एग्जामिनेशन करवा रहा है, वो आपको क्या कहता है या बाज़ औक़ात जो है मुखालिफ वकील भी आ जाता है, वो आपको एक खास तरफ इशारा देता है और लीड करता है, वो आपको थोड़ी सी रहनुमाई देता है ताकि आप उस तरफ चले जाएं। जो अब जो है हम अगर आपको डायरेक्ट पूछते हैं कि हाँ जी जी आपके साथ क्या वाकया हुआ, तो अब हो सकता है कि आपको दाएं बाएं की चीजें बयान करना शुरू कर दें, लेकिन जब हम कहते हैं कि जब आपका मोबाइल छीना गया तो फिर आपके पास साथ क्या वाकया हुआ, तो हमने मोबाइल का लफ्ज बोल के उसको एक लीडिंग क्वेश्चन दे दिया कि हमने एक जी सवाल में रहनुमाई कर दी, जिसमें सवाल में ये शो किया जा रहा है कि हम आपसे फलां चीज पूछना चाह रहे हैं। जी ठीक है जी सर, बेहतर है। जी। शाबाश, ठीक हो गया जी। चले जी, और कोई चीज आपके जहन में हो या फिर दोबारा मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ये सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में सर क्लियर करते हैं कौन कौन से सेक्शन है जी क्या क्या आप है। अगर ना कानून शहादत का आर्टिकल 2 देखें तो इसमें जो है वो चंद एक शहादत की किस्में दी गई हैं। उसमें जो है वो मेन जो है शहादत की वो 2 किस्में हैं। वो 2 किस्में क्या है? एक है ज़ुबानी शहादत, जिसे हम आम तौर पर शहादत समझते हैं। शहादत से मुराद कि गवाह जो है वो वाक़या अदालत में जाके बयान करता है, उसको हम शहादत कह देते हैं, ठीक है? लेकिन ये शहादत की एक किस्म है, इसको हम कहेंगे ज़ुबानी शहादत कहेंगे या ओरल एविडेंस कहेंगे। अब अदालत को जो है वो इंसाफ करने के लिए मुकम्मल शहादत चाहिए, लेकिन वो सारा कुछ जो है अदालत का गुज़ारा ज़ुबानी शहादत से नहीं होता। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आपने अपने सबूत के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पेश करनी है। आप पर इल्जाम लग गया कि आपने एफएससी नहीं की थी, लेकिन आप जाली सनद देके पेट्रोलिंग में भर्ती हो गए। अब आपने जो है वो जाके उनको कहे कि जी मेरा एफएससी की किताब ले लें और मुझसे एफएससी वाला सिलेबस सुन लें, मुझे ज़बानी याद है। तो ये आपकी ज़बानी की मदद है, लेकिन इस पर वो मुतमिन नहीं होंगे, वो आपसे बोर्ड की सनद मांगेंगे। यही बात है। जी बिल्कुल सर।
जी, तो वो क्या है, बोर्ड की आप जो सनद पेश कर रहे हैं, वो आप डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जब तक आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश नहीं करेंगे, आपका गुज़ारा नहीं चलेगा। तो इसको दस्तावेज़ी शहादत या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। ये जो है, हमें जितना ज़ुबानी शहादत की ज़रूरत है, उतनी ही अपने मुकदमा को साबित करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेज़ी शहादत की ज़रूरत होती है। आप महकमा माल के जितने मर्ज़ी केस देख लें, वहाँ पर जो जाके आप एक प्लॉट का दावा करते हैं कि ये 10 मरले का प्लॉट मेरा है, आप वहाँ पर ज़ुबानी शहादत के लिए एक 100 गवाह भी ले आएँ, तो अदालत यकीन नहीं करेगी। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्री शहादत में जाके एक उसको फर्द ले जाएँ या रजिस्ट्री ले जाएँ, अपने इंतकाल की नकल ले जाएँ, तो अदालत आपको मान जाती है, ठीक है? इसलिए वो बाज़ औक़ात हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना ज़रूरी होता है। जी, अच्छा ठीक आर्टिकल है। 17 जी। आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 जिसे आप कहते हैं? जी सर। हाँ, ये होता है, हमें इसमें थोड़ा-सा उन्होंने जो चीज़ें 2-3 बताई हैं, वो मेन यही है कि जो गवाहों की तादाद है, उस पर रोशनी डाली गई है। इसमें उसे जो सबसे मेन पॉइंट बयान किया है, वो बयान किया है कि हमेशा जो है, हम जो है वो पहले तो गवाहों की तादाद रखेंगे हम कुरान के मुताबिक, हदीसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। ये पहला पॉइंट है जी इसका, ठीक है जी? दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी मुकदमा में गवाहों की तादाद जो होगी, वो होगी जो उस कानून ने बताई है। जिस कानून के तहत हमने मुकदमा कायम किया है, उस कानून में जितने गवाहों की तादाद लिखी है, वही गवाहों की तादाद होगी। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट समझ आ गए? हाँ जी। जी सर। नहीं, जी, इसमें फिर मालियाती अमूर का बताया हुआ उन्होंने कि जी, 2 मर्दम मैं आगे होंगे। चल रहा हूँ। ये पहले 2 पॉइंट हो गए ना। सबसे पहला पॉइंट इस्लामी अहकाम के मुताबिक गवाहों की तादाद इस्लामी होगी। काम। हाँ, सही है। दूसरा पॉइंट जो है, वो जिस कानून के तहत मुकदमा चल रहा है, उस कानून में जितने गवाह लिखे गए हैं, उतने होंगे। फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाएँ कि हमारे पास जितने कानून हैं, हर कानून में गवाहों की तादाद शो नहीं की गई। कुछ कवानीन ऐसे हैं जिनमें गवाहों की तादाद का ज़िक्र ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम आम तौर पर 2 गवाह से काम चलाएँगे। ठीक है जी? और अगर वो मामलात जो हैं, वो हों कोई मालियाती मामलात, जैसे कोई बैंक का मसला है, कोई फाइनेंस का है, अकाउंट्स का है, कोई हिसाब-किताब का है आपका, ठीक है? तो फिर वहाँ पर जो है, कोशिश की जाए कि 2 मर्द गवाह हों। ठीक हो गया जी? अगर 2 मर्द गवाह नहीं हैं, तो 1 मर्द और 2 औरतें होंगी। वो 2 औरतों का क्यों मौक़िफ़ रखा गया है? ताकि एक औरत दूसरी को जो है वो बर वक़्त याद दहानी करा सके। ये समझा जाता है कि औरत की याददाश्त जो है, वो घरेलू मसरूफ़ियात की वज़ह से उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती बात मामलात में बैरूनी दुनिया के हवाले से। तो फिर जो है कि एक औरत दूसरी को याद करवा सकती है। इसलिए जहाँ पर 2 मर्द गवाहों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर अगर 1 मर्द मौजूद हो, तो जो मर्द गायब होगा उसकी जगह 1 औरत नहीं आएगी, बल्कि वो 2 औरतें शहादत के लिए आ जाएँगी। इस तरह वो टोटल 3 लोग हो जाएँगे, 1 मर्द हो जाएगा, 2 औरतें हो जाएँगी। लेकिन ये सिर्फ़ फ़ाइनेंशियल मामलात है। ठीक है जी? अच्छा सर, वाक़या मुतलका और वाक़या तनकीद तलब में सर फ़र्क तो सर बयान कर दें सर। जी, आपका जो ये आप समझें कि एक तो वाक़या मुतलका को आप यूँ समझें कि हमारा जो मुकदमा है, इसको आपने जब अदालत में बयान करना है, तो अदालत में आप जब तक इसके वाक़या मुतलका बयान नहीं करेंगे, अदालत को इसका कोई सर-पैर समझ नहीं आएगा। आपके मुकदमा से मुतल्लक जितनी चीज़ें हैं, वो तकरीबन सारे वाक़यात मुतलका हैं। लेकिन आगे जब हम इसको लीगली तौर पे लेते हैं, तो हम इसकी सिंपल सी तारीफ़ ये करते हैं कि कानून शहादत के किसी न किसी आर्टिकल में जिस वाक़या को वाक़या मुतलका करार दिया गया है, वही आइंदा से वाक़या मुतलका होगा। ठीक है? ये तो इसकी डेफिनिशन समझ आ गई आपको। जी ठीक है सर। जी? कि देखिए डेफिनेशन तो इसकी सिंपल है ना, कि डेफिनेशन से इसकी है ही नहीं, सिर्फ़ इसकी प्लेस दी गई है, मुकाम दिया गया है कि जो जिस चीज़ को, जिस वाक़या को कानून शहादत ने वाक़या मुतलका कहा है, वही वाक़या मुतलका है। ठीक है जी? तो ये बात हो गई, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे मुकदमा से मुतल्लिक़ जितनी चीज़ें होंगी, वो जो है वाक़यात मुतलका होंगी। फिर उसके बाद आ गया वाक़या तनकीद तलब। अब तनकीद जो है, वो कहते हैं इश्यू को या मसला को। ठीक है? अब जो बेसिक मसला जो होता है, वो उसको हम तनकीद कहते हैं, जो जिस वजह से दोनों फ़रीक़ैन का इख्तिलाफ पैदा होता है। तो अब वाक़या तनकीद तलब क्या कहते हैं हम? वाक़या तनकीद तलब की आप तारीफ़ यूँ करते हैं कि ऐसे नुकात या ऐसे पॉइंट जिस पर जो है एक फ़रीक इनकार करे, दूसरा फ़रीक इनकार करे, वो वाक़या तनकीद तलब है। ठीक है जी? इसका पहला पॉइंट समझने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है
कि जिस चीज का अदालत को फैसला करना मकसूद होता है वो वाकया तनकीद तलब होता है। ठीक है जी। ये जो फिर इसका एक आप और समझ लें कि जिन पॉइंट पर पूरे मुकदमा का इन्हिसार होता है वो वाकयात तनकीद तलब होते हैं। इस तरह से आपको मेरे ख्याल कुछ चीजें जो है क्लियर हो गई हैं। अच्छा सर, सर ये आर्टिकल किस तरह 73 के और क्वेश्चन 74 पूछ का सकते फर्क हैं? बता दें। किसका जी? आर्टिकल 73 और 74 का फर्क। 73 74 जी एक मिनट, इसमें हमें थोड़ा सा ये सर प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस है। इसमें सर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी है, जो सर कॉपी होगी वो सेकेंडरी होगी। जी जी ये हाँ, इसमें जो है ना मैं हाँ ये इसका ये होता है कि आप जो आपके पास असल चीज है, ओरिजिनल है, वो प्राइमरी एविडेंस है, इब्तदाई है। ठीक है जी। ये आप अगर प्राइमरी को आप इब्तदाई शहादत कहें और दूसरी को सानवी शहादत कहें तो वो ज्यादा जल्दी समझ आ जाता है। तो इसमें जो है वो जो उसकी फोटोकॉपी है या आपने उसकी कोई जो है वो नकल हासिल की है कहीं से, तो वो जो है वो सेकेंडरी एविडेंस होती है। इसी तरह आपने जो है एक बात कही कि मैंने जो है वो ए को देखा वो बी पर फायरिंग कर रहा है। ठीक है, ये सी बयान कर रहा है। सी ने कहा कि मैंने देखा कि ए जो है बी पर फायरिंग कर रहा है, तो ये प्राइमरी एविडेंस है। तो अब अगर डी आके डी कहता है कि मैंने सी से सुना कि सी कह रहा था कि मैंने ए को बी पर फायरिंग करते देखा है, तो ये सेकेंडरी एविडेंस होगी। ठीक है जी, इस तरह समझ आ जाएगी। जी सर। सर मैं रिस्क जस्ट ए रूल। जी जी सर रिस्क जस्ट ए रूल सर, ये क्या है सर? नहीं नहीं, ये कोई लफ्ज आप सही या तो बोल नहीं रहे, या जैसे पहले वो रेस्ट जुडिकेटा में आपने ना कि ये ना दोबारा सर ये सर आर्टिकल 19 में है, 19 में है। अच्छा लफ्ज आपने जो बोला है वो एक रेस्ट गेस्ट है। नहीं, रस रस जुडिकेटा आपने बोला मेरा है। रिस्क जस्ट ए सर। सर वही बता, वही पूछ रहे हैं रस। हाँ हाँ हाँ, नहीं सर, वो रेस्ट जुडिकेटा मैंने आपको जस्ट पहले बताया था ना कि वो एक ही मैटर पर जो है वो दो मरतबा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नहीं सर, जो इसका एक मतलब है कड़ी से कड़ी मिलाना सर, कड़ी से कड़ी मिलाना। नहीं, फिर ये कोई और कोई टर्म आप बोल रहे हैं जो सर 19 सर, आर्टिकल 19 देखे ना सर, उसमें सर जेम्स स्टेफन ने तारीफ की है सर, उसमें सर देखे सर ये। एक मिनट आपको ना, चलो एक मिनट मैं आर्टिकल पेपर में भी क्वेश्चन आया था इसके बारे में सर। आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, चलो ये आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा असल में आर्टिकल 19 में इसकी वजाहत की गई है। इसको हम जो पंजाबी में कहते हैं ना वज टक्कर की शहादत, ये वो शहादत है। मसलन इसमें डायरेक्ट शहादत आपको नहीं मिल रही। मसलन एक मर्डर हुआ तो मर्डर में या तो चशमदीद गवाह होंगे, अब चशमदीद गवाह आपको मिल नहीं रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको उन क्राइम से ये साबित करना पड़ेगा। मसलन एक बिल्डिंग में एक कत्ल हो गया, तो थोड़ी देर बाद जब वहां पर गवाह पहुंचा तो गवाह ने देखा कि एक शख्स दूसरी मंजिल से उतर के नीचे पहली मंजिल पर आ रहा है और उसके खून पर उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। वो थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो वो देखता है कि एक उसको आला कत्ल मिलता है जिसके साथ खून लगा हुआ है, जो कि एक खंजर है, वो पड़ा हुआ है। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जब अंदर जाता है तो देखता है कि एक मर्डर हुआ पड़ा है और वो देखता है कि उसको खंजर से ही कत्ल किया गया है। बाद में उस खंजर के ऊपर से जो फिंगरप्रिंट्स उठाए गए हैं वो भी उसी शख्स के हैं जो भाग के उस वक्त जा रहा था। तो ये जो सारे क्राइम है इसको हम वाजिब टक्कर की शहादत कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर आर्टिकल 19 में बयान किया गया है और इसमें बताया गया है कि वाकया जो ऐसे वाकयात का मुतल्लिक होना जो एक ही मामले के जुज हो, यानी डायरेक्ट शहादत के बजाय इनडायरेक्ट शहादत के जरिए से भी कानून शहादत कहता है कि आप मामलात को साबित कर सकते हैं। ये भी वाकया मुतलका ही है। अच्छा सर, वो एडमिशन का हम एडमिशन जो है आर्टिकल 30, हम कह जी सकते हैं कि ये पुलिस के रूबरू होता है और कन्फेशन जो है वो अदालत के सामने एक वाले जुर्म होता है। नहीं, कन्फेशन में जो है ना वो भी अदालत के ही अपना पुलिस जो फौजदारी मामलात है ना, देखें
पुलिस का ताल्लुक सिर्फ फौजदारी मामलात से है। सर ये कन्फेशन का लफ्जी मतलब क्या है? कन्फेस करना, अपने गुनाह को तस्लीम करना। और एडमिशन का मतलब भी यही है, तस्लीम करना है। हाँ जी, एडमिशन का क्या मतलब है? एडमिशन अपने राइट को, किसी दूसरे के राइट को तस्लीम करना। सही है जी, तो ये जो कानून में टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं और फिर उनकी जो वजाहत कानून के अंदर की गई है वो यही की गई है कि जो कन्फेशन है वो फौजदारी मामलात में किया जाता है और जो एडमिशन है वो सिविल मुकदमात में किया जाता है। अच्छा सर, एक जुडिशियल कन्फेशन होता है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जी जी, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वही होता है ना जो अदालत के यानी 164 में, अगर 161 के बयान में अगर कोई शख्स कहता है मैंने फलां कत्ल किया या फलां डकैती की है। सही है। अच्छा, इसी तरह जब वो अदालत के रूबरू जाके कहता है तो वो 164 का बयान होगा, उसको हम जुडिशियल कन्फेशन कह देंगे। सही है। एक 364 भी होती है? 364 जो होती है वो 164 की ही आगे तफसील है। यानी 164 में तो बयान ये किया गया है कि आप अदालत के रूबरू बयान देंगे। अब उस बयान देने का या उस कन्फेशन करने का तरीक़ाकार क्या होगा, वो 364 सीआरपीसी में बयान किया गया है। उसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट बाकायदा तौर पर ऐसे कन्फेशन करने वाले शख्स को ये बताएगा और वो अपने बयान में, अपने ऑर्डर में भी फिर बाद में लिखेगा मजिस्ट्रेट कि मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है ये कन्फेशन करने का, तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम्हारे पे कोई दबाव नहीं है। और ये भी बताना जरूरी है उस मजिस्ट्रेट के लिए कि कल को ये कन्फेशन जो है ये तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल होगा और इसकी बुनियाद के ऊपर तुम्हें सजा भी हो सकती है और तुम पर सही कोई है। दबाव नहीं है, अगर तुम ये कन्फेशन वापस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ये जो सारा प्रोसीजर बयान किया गया है ये 364 में बयान किया गया, सही है। अच्छा 164 सर। के बयान का तरीकाकार जी जी 364 में बयान। जी जी सही। अच्छा सर, ये 132 जो है ना, वो जरा दोबारा सर कर दे जरा, मेहरबानी। 132 132 कानून एग्जामिनेशन। शहादत। अच्छा हाँ जी, अच्छा, एग्जामिनेशन है। इसमें ना तरीकाकार ये बताया गया है कि जब एक हाँ जी गवाह अदालत में पेश होता है जबानी गवाही देने के लिए, जी जी तो सर। उस पर किस किस्म के सवालात किए जा सकते हैं, उनकी तरतीब क्या है। सही है। ठीक है जी। अब हाँ जी हाँ आप जी देखिए कि कोई भी मुकदमा जब अदालत में आता है तो दो हाँ जी पार्टीज होती है, एक मुदई होती है, एक मुलजम होती है या मुद्दा अलैह होती है। हाँ जी हाँ जी। फौजदारी होगा तो मुलजम होगा, सिविल होगी तो वो मुद्दा अलैह होगी। सही तो है। दोनों को अपने मुकदमा साबित करने के लिए दोनों पार्टीज को गवाह लाने पड़ेंगे। अच्छा सर, जो ठीक है, मुखालफ पार्टी होती है वो मुद्दा अलैह ही होती है? मुद्दा अलैह। मुद्दा अलैह अच्छा वो सिविल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिविल में ठीक हो गया। हाँ जी, सिविल में, क्योंकि आपका सिविल से ताल्लुक नहीं है इसलिए हम वो सिविल वाली बातें आपसे नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ क्योंकि बाय द वे जो बात सामने आ जाती है वो तो कर रहे हैं। यानी कि जो मुखालफ पार्टी होती है वो मुद्दा अलैह कहते हैं, तो सही है ना? वो मुद्दा अलैह उसे कहते हैं। हाँ जी जैसे हाँ जी, ठीक हो गया। जैसे इधर मुलजम होता है, मुदई होता है और हाँ जी मुलजम हाँ होता जी। है फौजदारी में। हाँ सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दोनों पार्टीज अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए गवाह लाते हैं, मुदई भी जी लाती जी है, सही। हाँ मुलजम जी भी हाँ जी, लाते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ जी अब जब भी कोई भी पार्टी, चाहे वो मुदई है या मुलजम है, हाँ वो जी, जब अपना गवाह लेकर आएगी तो वो क्या करेगी, वो यही चाहेगी कि मेरा गवाह मेरे हक में बयान दे। सही हो गया। ऐसे ही है ना? जी जी। तो वो जो पार्टी गवाह गवाह अपना पेश कर रही है वो हाँ जो जी बयान आकर देता है उसको जी जी, कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक हो गया सर। ठीक है, चाहे जी वो जी, मुलजम पार्टी पेश कर रही है अपना गवाह, चाहे मुदई सही कर रहा है। सही हो गया। क्लियर हो गया जी? जी जी दोनों जब अपना अपना बयान करवाते हैं तो उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। जी सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब सही चाहे मुदई ने अपना इन चीफ करवाया है चाहे मुलजम ने हाँ जी, करवाया है, सही हो गया। जब अब मुखालिफ क्रॉस वकील, एग्जामिनेशन। अगर मुदई ने अपना इन चीफ करवा लिया तो मुलजिम के वकील वकील जो है उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अगर मुलजिम ठीक का हो। वकील आया, बयान करवाया है, तो मुदई का वकील ने उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। तो अच्छा मुखालफ सही है। फरीक का पेश करदा वकील मुलजम के ऊपर या सॉरी गवाह के ऊपर, मुखालफ फरीक जब
जिरा करेगा तो उसको जिरा जी, जी, कहेंगे उर्दू में, और अंग्रेजी में कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस, ठीक है। और एक री एग्जाम अच्छा, अब सबसे पहले क्या है, हमने बयान एग्जामिनेशन की, करवाया है अपने ही गवाह से, सही फिर सही, मुखालिफ ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया। अब जी जी मुखालिफ के सही, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जिस ने अपना गवाह पेश किया था, वो चाहे मुल्जिम है या चाहे मुदई है, वो ये समझता है कि मैंने कुछ बातें बीच में मेरी रह गई हैं, अच्छा जिनके बुनियाद के ऊपर मेरा मुकदमा जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में खराब हो गया, मैं कुछ सही नई है, और बातें भी इसमें ऐड करूं, सही तो है, वो री एग्जामिनेशन फिर करवाएगा, वो कुछ नई बातें भी अपने गवाह से दोबारा से अदालत में लाकर वो करवा सकता है। यानी ये बयान की ही कंटिन्यूएशन है, सही है, जिरा की नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर जिरा भी हो सकती है, यानी ये सिलसिला फिर इस तरह चलता रहता है। लेकिन अमूमी तौर पर 99% ऐसे ही होता है कि पहले चीफ होता है और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि बाद में बयानुल बयान हो या री एग्जामिनेशन हो। तो ये बताइएगा इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे इसके मतलब कानून शहादत के मतलब सेक्शन पूछेंगे? इंटरव्यू मुझे जो लगता है ना, वो ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि फलां आर्टिकल क्या है, फलां आर्टिकल, ये आपसे इम्तिहान में पूछ लिया जाता है। वहां पर आपको डिफरेंट सिचुएशंस बयान कर दी गई जाएंगी। मसलन वहां आपको ये बता दिया जाएगा कि एक मामला हो गया, एक वकूआ हो गया, और वहां पर चशमदीद गवाह एक 12 साल लड़का है, क्या उसकी गवाही हो सकती है? ठीक है। जी, अगर तो वो अदालत के अब सवाल को समझ सकता है तो सर इसी तरह ये जवाब देना है कि अच्छा, अदालत के सवाल ये को अगर समझ बिल्कुल सकता है। बिल्कुल वो जो आपने, कौन सा ये आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 3 में है ना, गवाह 3 की है, कौन कौन शहादत गवाही दे दे सकता सकता है? है, कौन शहादत दे सकता है। उसमें यही बयान, बुनियादी बात यही कहा गया कि जो अदालत के सवालात को समझ सकता है और उसके जवाबात दे सकता है। अगर जवाब दे 12 सकता साल का बच्चा, आप ये समझते हैं कि वो सवालात को समझ सकता है, जवाब, तो शहादत दे सकता है। तो आपने यही बात उस इंटरव्यू को बताना है, इंटरव्यूअर को। है। जी सर। तो सर बुनियादी तौर 151 पर वो, बता दें। मेरा जहां का ख्याल है कि वो आपसे सिचुएशनल एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। अच्छा, वो ये पूछ सकते हैं कि आपके पास एक आपने मुकदमा किया, आपके पास असल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास फोटो कॉपी है, क्या आप उसे पेश कर सकते हैं, जो सवाल अभी आपने काशिफ साहब से किया? जी बिल्कुल, सेकेंडरी एविडेंस में सर। सेकेंडरी एविडेंस है। तो ये इस तरह से सिचुएशनल चीजें पूछेंगे। और जैसे सर जैसे बर्डन मैंने ऑफ वो प्रूफ के आपसे मतलब कहा पूछ सकते हैं कि एक बंदा कि कहता है जैसे कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो वो क्या करेगा, या कौन सी कानून की कोई सेक्शन है, या कानून में उसको क्या कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे सर वो पूछ सकते हैं? नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, वो ये है कि जो आदमी इल्जाम लगाता है उसे ही, उसी पर ये बर्डन है कि वो ये साबित करे। अमूमी तौर पर कानून अच्छा ये अच्छा। कहता है कि मुल्जम को कानून जो है वो मासूम जानता है, उसके जी खिलाफ सर। साबित मुदई ने करना है, जिसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया है। इल्जाम लगा दें। मगर अब कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जहां पर मुल्जम जो है वो एक्सेप्शनल चीजों में पड़ जाता है। मसलन जैसे प्ली ऑफ एलिबाई है कि ना, मैं तो वहां पे था ही नहीं, तो अदालत कहती फिर साबित करो नहीं थे। पहले उस, फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है उसके ऊपर, मुल्जिम के जो ऊपर। ये कह रहा है कि मैं तो वहां मौजूद नहीं था, तो अब जी उसने सर। साबित करना है। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहता है कि ना, मैंने तो फलां जो कत्ल है वो सेल्फ डिफेंस में किया है, तो पहले तो कातल साबित करना था मुदई ने। अब जब उसने कहा, उसने ये तो एडमिट कर लिया कि मेरे से कत्ल हुआ है, अब उसने ये कहा कि मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में किया, तो सेल्फ डिफेंस साबित करने के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज होकर अब मुल्जिम के ऊपर आ गया कि वो साबित जी करे सर। कि उसने सेल्फ डिफेंस में किया। जब आप किसी चीज को हाफ एडमिट कर लेते हैं तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। हालांकि ये सियासी बात है, मुझे यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब को जो, जब इनको सजा हुई है ना पनामा में, तो बहुत सारे इनके वकीलों ने कहा कि आप इनकारी हो जाएंगे, ये चीजें मेरी हैं ही नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये मेरी हैं, लेकिन मैंने जायज तरीके से बनाई है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप जायज बनाई है तो मनी ट्रेल दें।
जी जी। तो उस वक्त मनी ट्रेल तो होती नहीं थी, सारा कुछ हुंडी के जरिए से जाता था, तो मनी ट्रेल कहाँ से देते? तो ये वजह होगी उनके केस हारने की। अदरवाइज अगर वो ये कह देते कि मेरे तो वो है ही नहीं चीजें, तो कोई बंदा उनको साबित नहीं कर सकता। तो ये इस तरह बाज औकात जब आप हाफ अपने सर मामला ले लेते हैं खुद से, आप किसी एक्सेप्शन में चले जाते हैं, तो फिर आप बर्डन ऑफ प्रूफ भी शिफ्ट हो जाता है। जी बिल्कुल सर, सर ठीक हो गया। सर ये 151 भी बता दें थोड़ा सा। 151 जी 151 151 गवाह के एतबार पर इम्पीचिंग एतराज सर, करना। क्रेडिट ऑफ विटनेस सर, ये कह रहे हैं पर एतराज करना, यही है जी। इम्पीचिंग जी जी यही सर। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ जी विटनेस। जी, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ अ विटनेस, गवाह के एतबार पर एतराज करना। अच्छा, इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप क्या किसी गवाह को ये कह सकते हैं कि ये गवाही देने के लायक शख्स नहीं है, ठीक है? अब वो कब कह सकते हैं? उसकी उसकी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। जी आ रही सर। अच्छा, उसकी 3-4 सिचुएशंस बता दी गई। अब वो सिचुएशंस क्या हैं? पहली बात तो ये कही गई कि अगर जो है गवाह वो काबिले एतबार नहीं है, काबिले इज्जत नहीं है मुआशरे में, कोई ऐसा प्रोफेशन अख्तियार किए हुए है जिसको मुआशरे में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, वो मोतबर नहीं है, यानी अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं कि अगर गवाह जो है वो, जी बेटा इनको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जी बताएं। वो लोधी साहब अभी नहीं है, किरा जी अभी नहीं। अच्छा जी, अगर ये कहा जाता है कि अगर गवाह जो है वो मोतबर नहीं है, वो किसी ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है जिसको एहतराम की निगाह से नहीं देखा जाता है। इसी तरह नंबर 2 ये बात की गई कि अगर ये साबित हो जाए कि गवाह को किसी किस्म की गवाही देने के लिए या गवाही देने से बाज रहने के लिए कोई रिश्वत दी गई है या रिश्वत की कोई ऑफर की गई है। मसलन मैंने एक गवाह लिखा अपने मामले में, मेरा एक सिविल का मामला था कि जनाब मेरे इतने 10 एकड़ रकबा है, इसकी रजिस्ट्री जो है वो फलां बंदे ने मुझे करा के देनी थी, ये मेरा गवाह है, और वो जो 10 एकड़ रकबा है वो 1 करोड़ रुपए का है, और उस गवाह को 1 लाख की ऑफर करा के तोड़ लिया जाए ताकि मैं मुकदमा हार जाऊं, और मेरे पास ये सबूत आ जाए कि इसको फलां चेक के जरिए से, फलां चीज के जरिए से, ये शोर है आपकी तरफ, तो अगर ये साबित हो जाए कि गवाह ने कोई रिश्वत ली हुई है तो फिर भी उसके गवाही पर एतराज किया जा सकता है, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा। जी जी ठीक हो नंबर गया 3 इसी तरह नंबर तीसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर वो, जैसे आपने एक चीज स्टॉपल भी पूछी थी कि अगर कोई बयान पहले से किसी शख्स ने किसी अदालत में दिया हुआ है, अब वो किसी और मुकदमे में किसी और तरह का बयान दे रहा है, उसका पहले भी बयान किसी और अदालत में शहादत के तौर पर लिखा गया है, तो आप वो उसका पिछला बयान पेश करके ये कह सकते हैं कि जनाब ये तो नाकाबिले एतबार शहादत है, नाकाबिले एतबार गवाह है, क्योंकि ये आज से 10 साल पहले इसने फलां मुकदमे में अपने इस मौकफ से हटकर कोई बयान दिया हुआ है और आज जो है ये कुछ और बयान दे रहा है। मसलन एक ही फैमिली है, उसमें 4-5 भाई हैं, 2 भाइयों के दरमियान कुछ तनाजा हुआ तो किसी तीसरे भाई ने उसमें कुछ एक बयान दे दिया, और आज दीगर 2 भाइयों के दरमियान तनाजा हुआ और इधर आकर वो उस बयान से जो उसने पहले आज से साल पहले दिया उससे मुख्तलिफ बयान दे रहा है।
तो उसके सही। पिछले बयान के जरिए से साबित किया जा सकता है कि ये नाकाबिले एतबार है। इसी तरह जो आखिरी बात बताई गई है, अगर किसी शख्स के ऊपर जना का इल्जाम है, और जाहिर है जना का इल्जाम किसी औरत ने ही लगाया होगा, और जनाबिल जबर का, सिर्फ जना का नहीं, जनाबिल जबर का इल्जाम है, और वो शख्स ये साबित कर दे कि जो औरत जनाबिल जबर का इल्जाम लगा रही है वो कोई अच्छी औरत नहीं है, वो फाशा है, वो दाश्ता है, वो इसी कुमाश की औरत है कि उसका कोई कैरेक्टर अच्छा नहीं है। अगर वो शख्स ये साबित कर दे कि मेरे पर इल्ज़ाम लगाने वाली जो खातून है वो कोई अच्छी औरत नहीं है, तो ऐ- ऐसी औरत के ऊपर भी फिर एतराज किया जा सकता है। नहीं तो सर वो क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट में भी तो आएगी ना, डीएनए की जो रिपोर्ट आनी है वो भी वो तो तो फिर शहादत है ना। वो मैं वही बात बता रहा हूँ कि हमारी एक मैडम आ गई हैं, अब मैं इस मामले पर ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। बात यह है कि ये दो तरह की बात है ना, एक बिल जबर है और एक रजामंदी से है। तो जो प्रोसेस हुआ है वो तो डेफिनेटली हुआ ही है, मगर ये है कि यहाँ पर इल्जाम है बिल जबर का। तो जो डीएनए की बात आप कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ जी ये जी साबित होगा कि ये रजामंदी से हुआ है, जी बेहतर सर। क्योंकि यहाँ पर जो इल्जाम है वो बिल जबर का है, तो बिल जबर के इल्जाम में ये औरत पर एतराज किया जा सकता है। अब जी बेहतर हो गया सर। मेरे ख्याल है क्लियर हो गया होगा। जी सर बेहतर हो गया, क्लियर जी ठीक, चलें जी। अब ये काशिफ साहब भी आ गए हैं, बाकी कोई सवालात हैं तो इनसे कर लें। है। सर ये काशिफ साहब, कानूनी शहादत के टोटल आर्टिकल कितने हैं? जी इसके हाँ जी 166 आर्टिकल है इसके। ठीक है। सर अकॉम्प्लिस का थोड़ा सा बता दें, आर्टिकल 16 है जो, उसमें जो शरीक गवाह है अगर वो गवाही देगा उसको भी कोई फायदा होता है उसमें? शरीक शरीक की बात कर रहे हैं। जी जी सर, आर्टिकल शरीक जुर्म 16 गवाह शरीक सर, जो गवाह जो होता शरीक है। जुर्म। वो शुरू को जुड़ा ना सर। शरीक के जुर्म जो है ना वो का फायदा जो है ना वो ये होता है, बाज़ औक़ात हम जो शरीक जुर्म है उसको हम बना लेते हैं वादा माफ गवाह। और वो होता वादा माफ गवाह का क्या मतलब है कि आप गवाही दे दें, आपको जो है वो जुर्म से माफी मिल जाएगी। वो इसका मुजरम को ये फायदा हो जाता है गवाही देने वाले को, और जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये फायदा हो जाता है कि उनका मुकदमा हल हो जाता है। वो जो उसमें जो दूसरे मुजरमान शामिल होते हैं उनके खिलाफ वो स्टेटमेंट आ जाती है, वो उनको सबूत मिल तो जाता है। सर ये इस तरह करती भी अदालत, जो जुर्म का शरीक गवाह होता है वो छोड़ती भी अदालत, या फिर सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए या गवाही ढूंढने के लिए कि जुर्म हुआ है? वो छोड़ देते हैं, लेकिन अब उनकी ना कुछ खास शराइत हैं। शराइत में जैसे सबसे पहली तो शराइत है कि जो मेन मुलजम है ना वो वादा माफ गवाह नहीं बन सकता, क्योंकि मेन मुलजम बनेगा तो वो तो हर मुकदमा में मेन मुलजम पहले वो कत्ल कर दे, बाद में वादा माफ गवाह बन के बरी हो जाए। वो ये जी जो सर। शरीक जुर्म होता है ये जो है इसका माइनर रोल होना चाहिए, थोड़ा सा कम रोल होगा, तो फिर वो जो है वो मेन मुलजम के खिलाफ शहादत देगा, मेन मुलजम सजा हो जाएगा, लेकिन इसको माफी दे देती है। इसको जो है जी ये बेहतर। ये पार्डन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। पार्डन का लफ्ज का मतलब ये होता है कि उसको कानूनी तौर पर पहले ही तस्लीम कर लिया जाता है कि इसको माफी दी जाएगी। सर ये सही होगा। आर्टिकल 19 में आपने बताया था रफ दस्ताए और जूडी का, ये एक चीज ही है? ये इसको क्या हो गया दोबारा? दो इसको अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, एक रफ रफ जूडी का और एक रफ दस्ताए, हाँ जी। ये एक चीज ही है? नहीं 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 नहीं, एक चीज नहीं है, एक एक चीज ये नहीं है। इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि जो जो रेस्ट जुडिकोटा होता है जी वो जी इसमें है कि आप एक टॉपिक पर या एक इशू पर जो है ये मुकदमा दो दफा नहीं चलाया जाएगा। ये जी, क्या वो है? समझ आ गई सर, जो हाँ जी। रफ जुडी। ये इसको कहते हैं आप इसका रेस जुडिकेटा कहते हैं। और जो है दूसरा आप कह रहे हैं रेस जस्टाई कहते हैं, जैसे उसको रेस जस्टाई है मेरा ख्याल लफ्ज वो जो आप बार बार बोल रहे हैं, तो उसमें जो जी है वो एक एक सेकंड में
ये जो आप जस्टिफाई का लफ्ज कह रहे हैं, ये आमतौर पर इस मानों में इस्तेमाल होता है कि जो हमारे इर्द गिर्द हालात मौजूद हैं उनको हम बाज़ औक़ात जो है हमें जो है वो उनके खिलाफ कोई भी शहादत ना हो तो तब भी उनको सच ख्याल करना पड़ता है कि कि एक जो है वो दिन के वक़्त अगर वक़ूआ हुआ है तो हमने उसके उसमें जो है वो मुल्ज़िम को जो है आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं सब कुछ, तो हम कह सकते हैं कि आप जो है मुल्ज़िम के खिलाफ बयान दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें जो है जब तक कोई अदरवाइज़ शहादत ना आए तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो तस्लीम शुदा होते हैं। ये इसका जो है ना वो थोड़ा-सा ये इसकी आप क्या कह लें एक्सप्लेनेशन है। यानी कि जिस तरह आपने जी मिसाल सर। दी थी कि कोई कत्ल हो गया तो बंदे के वो जो कपड़ों में खून लगा हुआ था तो वो इसका हिस्सा बन गया। हाँ जी। जी, जी। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई एडमिशन और कन्फेशन में फ़र्क बताएं, तो हम सिर्फ इतना बता देंगे कि ये एडमिशन जो होता है वो सिविल मुकदमात में होता है और कन्फेशन जो है वो फौजदारी मुकदमात में होता है। ये ठीक है सर? हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा ना आप इसको वैसे तो मेरे ख्याल है वो राजा साहब ने बहुत ज़्यादा आपको अच्छी तरह क्लियर कर दिया है। तो मैं जी, जी। दोबारा वो रिपीट कर दूँ कि इसमें जो असल में जो एडमिशन होता है ना, एडमिशन में आप पर ज़िम्मेदारी कोई जो है वो आप जो है वो किसी जुर्म को तस्लीम नहीं कर रहे। जो जो एडमिशन है कंफेस कि हम ये आम तौर पर समझते हैं हम इसी तरह ही है कि दीवानी मुकदमात में एडमिशन है, फौजदारी मुकदमात में कन्फेशन है। लेकिन ये चीज़ बाज़ औक़ात हतमी नहीं होती। हतमी चीज़ ये है कि एडमिशन से जो है आप पर जुर्म कोई नहीं आयद होता। एडमिशन से आप सिर्फ़ दूसरे का मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं, ठीक है? आप कहते हैं कि ये प्लॉट का झगड़ा था, ये प्लॉट आज से इसका है, मैंने इसके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। ये एडमिशन है आपका। लेकिन इसमें आपको कोई कैद में तो नहीं डाल दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप जो है वो कन्फेशन करते हैं, तो इसका मतलब है आपने एक जुर्म मान लिया। ये फ़र्क भी याद रखें। सही। दूसरे के मौक़िफ़ को वैसे तस्लीम करना एडमिशन है और कोई किसी जुर्म को मानना, अपने ऊपर जुर्म की ज़िम्मेदारी ले लेना, ये कन्फेशन। जैसे सर सही। एक मर्डर होता है तो मर्डर में हम कहते हैं जी मैंने मर्डर किया तो वो जो है कन्फेशन हो जाएगा अदालत में। वो कन्फेशन होगा, बिल्कुल कन्फेशन होगा। हाँ, हाँ जी। जी तो बिल्कुल। जो है उसमें क्योंकि उसमें एडमिशन नहीं होगा। उसने आपने अपने ऊपर एक जुर्म की ज़िम्मेदारी ली है आपने। जी सर। अच्छा, बाकी सर कोई अपनी तरफ से बता देगा कानूनी शहादत का, कि जो कि इंटरव्यू में वो पूछ सकते हैं। वो हम अच्छी तरह तैयार कर लें उनके वो क्या नाम है, उसमें आप जो हवाला जहाज के साथ, वो चलो हाँ, इसमें वो हो जाएगा। तो आ जाती हैं चंद एक कि जैसे आपसे जैसे आप राजा साहब पहले आपको डिस्कस कर रहे थे कि सालिस शहादत ले सकता है, तो आप आर्टिकल 2 में देखते हैं कि सालिस जो है वो शहादत नहीं ले सकता, ठीक है जी? अपने जो है वो सालिस जो है वो जज नहीं होता, जज की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। बाज़ औक़ात सालिस जो है वो बयान लेता है, लेकिन चूँकि वो कानूनी शहादत के मुताबिक जो है वो कानूनी शहादत नहीं होती, इसलिए वो बयानात बेशक ले लेता है, लेकिन वो जो है वो जज तस्लीम नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह आपने जैसे ये आगे आगे हम थोड़ा-सा चलें, तो शहादत की मेन वही 2 किस्में हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ओरल एविडेंस है, ज़ुबानी शहादत है, दस्तावेज़ी शहादत है। फिर इसी तरह जो है आप अगर इसके बाद देखें कि अगर एक शख्स जो है वो अपना आर्टिकल 46 आप ना ये थोड़ी-सी इसमें इम्पोर्टेंस आ जाती है कि इसमें आपके माज़ी के बयानात जो हैं वो वाक़या मुतल्लका होते हैं। अगर एक इश्यू है आपके पास, उसमें एक शख्स ने कोई बयान पुराना दिया हुआ था, अब वो अपने बयान की तायद करने के लिए, गवाही देने के लिए अदालत में हाज़िर नहीं हो सकता। वो फ़ौत हो गया है, वो बैरून मुल्क चला गया है, कोई और उसको इश्यू बन गया है। तो उसने जो माज़ी में अपना बयान दिया था, वो माज़ी का बयान उसका वाक़या मुतल्लका होगा। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, वो मिसाल है, वो बयान नज़ई है। जिसे आप डाइइंग डिक्लेरेशन कहते हैं कि एक शख्स ने बयान दिया कि फलाँ शख्स ने मेरे ऊपर फायरिंग की है। अब उसने वो बयान तो दे दिया, लेकिन जब अदालत में मुकदमा चला, उस वक़्त से पहले ही वो फ़ौत हो गया, वो उसी फायरिंग से फ़ौत हो गया। तो उसका जो पुराना साबका बयान दिया हुआ था, वो आर्टिकल 46 के तहत जो है, वो वाक़या मुतल्लका होगा। जी, ठीक हो गया? जी बेहतर सर जो एफआईआर होती है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। कौन-सी? एफआईआर कोई भी एफआईआर जो सरकारी अदारे ने दिए है पब्लिक हाँ डॉक्यूमेंट्स जी। होता है। कौन-सी डॉक्यूमेंट? पब्लिक सर डॉक्यूमेंट्स ये एफआईआर सरकारी पब्लिक डॉक्यूमेंट ये आप कोई भी हासिल कर सकते वो तो एक खास मौके पर होता है कि किसी एफआईआर को हम सील कर देते हैं। तो वो भी किसी जो है वो अहम राज के लिए या किसी वजह से हम सील कर देते हैं। तो एफआईआर सील ना की जाए, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसकी कोई भी कॉपी ले सकता सर एक सर टर्म बोलते हैं जमानत शहादत, कितनी? है। जी, शहादत अल शहादत। शहादत अलल शहादत।
हाँ जी, किसी गवाह पर गवाह लेके आना, ठीक है। आप जो है वो जैसे अभी आपको राय साहब भी बता रहे थे कि बाज़ औक़ात जो है वो किसी जो है मुद्दइया के किरदार की शहादत दी जा सकती है, तो इसको शहादत अल शहादत ही है, ठीक है। एक गवाह पर शहादत देना कि जो फलां गवाह है वो नाक़ाबिल एतबार है, काबिल एतबार है, या इसका फलां माज़ी रहा है, फलां करैक्टर रहा है, ये हमने वो आपके खिलाफ एक गवाह आ गया, उस गवाह के खिलाफ आप एक और गवाह ले आए, ठीक है, वो शहादत अल शहादत आज। या एक गवाह ने एक बयान दिया और उस बयान की तायद करने के लिए दूसरा गवाह आ गया, वो भी शहादत पर शहादत होगी। जी बेहतर। ठीक हो गया जी, आज के लिए सेशन ठीक रह गया? सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन रहा सर। हम चलें जी, आप शहजाद साहब को बता दीजिएगा, कोई फिर कोई कमी पेशी हो, कोई खामी रह गई हो तो उसके लिए माजरत। सर बड़ा बेहतरीन, यकीन करें आज बड़ा बेहतरीन शुक्रिया सर साहब। सीखने को मिला, कानून शायद बहुत क्लियर हो गया हमारा। जी, बस आप वो कहते हैं कि जो अच्छा नॉलेज है ना, उसके सवाल से है। आपने सवालात अच्छे किए हैं, हमने उसको जवाब आपको दे दिए। ठीक है ना जी, आप माशाल्लाह खुद काबिल स्टूडेंट हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। जो भी आमीन आमीन ज़रूरत सर। है हम हाज़िर हैं, ठीक है जी, आपको जो है ना सर बहुत आपकी। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, मज़ीद कोई आपने राजा साहब से बात करनी है?